नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। तिमाही नतीजों के दौर में भारतीय बाजार उठापटक के दौर को झेलते हुए, उठापटक उतार चढ़ाव को देखते हुए इस वक्त भी अगर आप देखेंगे ऊपरी स्तरों से कमजोरी हाथ लगी है। निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 100 अंक बिखरता हुआ और इस वक्त 23,180 के आसपास, 23,180 के भी नीचे फिसलता हुआ लाल निशान के साथ कामकाज। बैंक निफ्टी ऊपर से करीब 400 अंक लुढ़क चुका है 48,657 के स्तरों पर। यहां पर भी करीब 66 अंकों की बिकवाली आप देख पाएंगे, लेकिन ऊपरी स्तरों से 400 पॉइंट्स की गिरावट यहां पर। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में बटा हुआ कामकाज, 1200 एडवांसेस के सामने 1300 डिक्लाइंस आप देख पाएंगे। और साथ ही फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी लगातार नजर होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा पैरामीटर है इस वक्त मार्केट को समझने का। 15 के आसपास इंडिया विक्स जो है इस वक्त ट्रेड करता हुआ, हल्की सी कमजोरी ही सही, लेकिन इंडिया विक्स कंफर्ट लेवल से तो आगे ही निकल चुका है। 14 एंड डाउन इंडिया विक्स के लिए एक कंफर्ट लेवल साबित होगा। सिलेक्ट आईटी प्लेयर्स में बाइंग है। आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के नतीजों के साथ ही रिजल्ट सीजन की शुरुआत हुई और उसके बाद अगर आप देखें अच्छी खासी खरीदारी के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। एल&टी टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स पर नजर रहेगी, जहां पर अच्छा खासा एक्शन है। और कल तिमाही नतीजे जो आएंगे उसमें भी चुनिंदा आईटी प्लेयर्स शामिल जरूर रहेंगे, जिस पर हमें रखना है फोकस। इस बीच रिलायंस, एक्सिस बैंक भी नतीजों से ठीक पहले रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बाजार की अगर बात करें आने वाले एक घंटे में आपके लिए हम क्या कुछ लेकर आएंगे, इस वॉलेटाइल मार्केट में हमारे एक्सपर्ट्स की क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगी, टेक्निकल नजरिया उनका बाजार पर क्या है और इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, ये हम आपको बताएंगे ऑन द शो में। 2:35 यानी कि चंद मिनटों में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ जाएंगे। 2:40 ऑप्शंस के चैंपियन एक और सेगमेंट होगा हमारा, जहां पर ऑप्शन की दमदार स्ट्रैटेजी हम आपको बताएंगे। 3 बजे बाजार का हाल कैसा है और 3 बजे कौन से स्टॉक्स हैं, कौन सी खबरें हैं जो आपको फोकस करना है जिस पर, वो हम आपको बताएंगे। वहीं 3:15 बजे BTST STBT ट्रेड्स और साथ ही कल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स यानी कि नतीजे कौन से आने वाले हैं, इसके अलावा कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिस पर नजर रहेगी। FNO डेटा एक बार डिम्पी से समझ लेते हैं। डिम्पी, मान से देखिए, मार्केट के अंदर एक प्रॉब्लम अभी यही चल रही है कि एक तो थोड़ा ओपन इंटरेस्ट की प्रॉब्लम है, जो सुबह से मैं आपको गिनवा रहा हूँ कि उसके अंदर शॉर्ट्स काफ़ी हैं। आप कवरिंग क्यों नहीं कर रहे हो, कवरिंग आ भी नहीं रही है। आज मार्केट का फिर से एक मौका था, वो कर सकता था। मैं एक इंटरेस्टिंग चार्ट आपको दिखाता हूँ। पिछले 10 दिन के अंदर एक चीज़ नोटिस हुई है कि हर मंगलवार को मार्केट कहीं ना कहीं एक सहानुभूति की एक लहर देता है, लेकिन उसके बाद वो गुम सी हो जाती है। मैं 1 मिनट के लिए ज़रा मेरे चार्ट स्क्रीन पर दिखाइएगा, मैं आपको वहीं से ही नोटिस करवाता हूँ। मैं आप देखेंगे ये शुक्रवार का दिन था, लेके आइए तुरंत फटाफट से, ठीक है। जहाँ पे मेरे एरो का निशान है ये शुक्रवार का दिन, सोमवार, मंगलवार को हरा सा एक पैच बना, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, फिर से सोमवार टूटे, फिर से मंगलवार यानी कि कल का दिन था, और आज फिर से लाल निशान में। यानी कि पिछले अगर मैं 10 दिन का पैरामीटर्स आपके सामने रखूं तो बार बार यही हो रहा है कि हर मंगलवार को हल्की सी स्लाइटली मूवमेंट आ रही है, लेकिन वो इतनी छोटी है कि सेकेंड डे फॉलो बाइंग नहीं आ रहा। ये प्रॉब्लम है मार्केट की। इससे पहले तक ये प्रॉब्लम नहीं थी। मैं आपके लिए कहोगे तो मैं मार्क कर देता हूँ दिस वन। इससे पहले आप देख रहे होगे तो फॉलो अप बाइंग आ जाती थी, लेकिन अब फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, 200 दिनों की एवरेज ब्रेक हुई है। तीसरा, हमने पैनिक बॉटम तोड़ा हुआ है। सब कुछ आपको दिख रहा है चार्ट पे, जो मैं आपके सामने दिखा भी रहा हूँ। अब आपने जो डेरिवेटिव डाटा की बात बोली, इसको हटा दीजिए। अब जरा ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट लेके आना, निफ्टी के फ्यूचर्स की और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स की, है ना। जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लिखा होता है, एडवांस दिखाना, विक्स दिखाना, और जो मैं बोलता हूँ वो दिखाते जाना। प्रॉब्लम कहाँ पे है? ओपन इंटरेस्ट की। ओपन इंटरेस्ट 5 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का अभी भी है। आप देखो जहाँ पे चेंज इन OI वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0.09%। पार्टिसिपेशन ही नहीं है। अरे भाई, लॉन्ग नहीं आ रहे तो शॉर्ट्स तो कवर करो, शॉर्ट्स भी कवर नहीं हो रहे। ये प्रॉब्लम है मार्केट की। ह्यूज ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उसको चलने के लिए लाइट होने की ज़रूरत है। लाइट होने का मतलब कि शॉर्ट्स की कवरिंग होनी चाहिए, शॉर्ट्स की कवरिंग नहीं हो रही है। सेम विद द बैंक निफ्टी, 0.30 है और प्राइस एक्शन नेगेटिव है। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की प्लेट एक साथ रखो तो आपको देखो दोनों में साफ फ़र्क दिख जाएगा। मतलब मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ आपको दिख जाएगा एक साथ ही कि दोनों के अंदर ही स्पार्क नहीं हो रहा, जल ही नहीं रहा, शॉर्ट्स का ट्रिगर ही नहीं हो रहा कवरिंग का। जब तक शॉर्ट्स कवरिंग नहीं होगी, सिस्टम को लाइट नहीं करोगे, तब तक बहुत मुश्किल है कि आप बन पाओ। और एक और पॉइंट, आज बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर था एक समय पे, तो 300 पॉइंट खोने का मतलब होता है पॉइंट्स खोना बड़ी बात नहीं है, अब कन्विक्शन खोना बड़ी बात है। पॉइंट्स तो आप ऑलरेडी खो ही चुके हो। 50-500 जिस दिन आपने तोड़ दिया था, उसी दिन ही तय हो गया था कि अब पॉइंट्स में अब आप आपा खो दोगे अपना,
और उसके बाद के पनिशमेंट आपके सामने है। 50-500 गया, 2000 पॉइंट नीचे आना पड़ा बैंक निफ्टी को पनिशमेंट के तौर पर, और वापस ठीक करने के लिए भी 50-500 ही चाहिए, उससे पहले ठीक भी नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपके सामने कर रहे हैं। ये देखिए हमने दोनों का ओपन इंटरेस्ट एक साथ आपको दिखा दिया, दोनों में आप चेंज देख लीजिए कहाँ है पार्टिसिपेशन। और एक और चीज़, यही पार्टिसिपेशन ना होने की ही वजह से, जहाँ पे चेंज इन हुआ लिखा है, यही ना होने की वजह से बाजार झूल रहा है। ऐसे एक हवा का झोंका इधर आता है तो एकदम से 300 पॉइंट ऊपर आ जाता है, लोगों को फील गुड होने लगता है कि अभी चला अभी चला अभी चला अभी चला, और एक झोंका आता है 300 पॉइंट नीचे लेके आता है, लोगों को लगता है फिर से टूटा फिर से टूटा फिर से टूटा। एग्जैक्टली मार्केट के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है। मैंने जैसे आपको सुबह भी कई बार बताया, आप तो खैर 9 बजे ज्वाइन करते हैं मानसी, लेकिन जो और लोग मेरे साथ को एंकर्स हैं उन सबके सामने हमें बोलिए कि हम एक ऐसी टेरिटरी में हैं जहाँ पे अंधेरा है, गुप्त अंधेरा है। मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे कुर्सी रखी है, यहाँ पे पानी रखा है, पे क्या रखा है। मैं टकरा के बता रहा हूँ यहाँ पे क्या रखा है। रोशनी प्रकाश तब आएगा जब बैंक निफ्टी कम से कम 50-500 लाएगा और निफ्टी को कम से कम 23,700-800 लाना पड़ेगा, तब आप उजाले वाले एरिया में जाओगे। फिलहाल तो आंखों पे पट्टी बंधी है, अंधेरा है, जो समझना आप समझो। आप थोड़ा इशारों से थोड़ा सतर्क रह के आप ऐसा ही सोचिए, अंधेरे में आप कितने सतर्क हो, कितने चौकन्ने हो जाते हैं, वैसी सतर्कता वैसी चौकन्नापन अभी आपको ध्यान में रखना है। अजीत नायक, अमरदेव सिंह, जतिन केडिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और आज आप तीनों से हम थोड़ा और आइडिया लेंगे, हमारे पास बहुत सारे प्रीव्यूज़ भी हैं, उनसे भी हम थोड़ा समझेंगे। पहले अमरदेव सर आपके पास ही आ रहे हैं, जरा निफ्टी बैंक निफ्टी पे आपकी कैलकुलेशंस और अगर आपके शेयर्स भी हैं तो बैक टू बैक वो भी बता दीजिएगा। तो देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में आई हैव बीन बेरिश फॉर क्वाइट सम टाइम बिकॉज यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो कहीं ना कहीं जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो काफी वीक है फ्रॉम एन इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव। तो जब भी इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड में हम लोग स्ट्रक्चर काफी वीक देखते हैं तो इसका मतलब है कि हायर लेवल्स पे मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, और वही हमें देखने को फिलहाल मिल रहा है। और जो रिसेंट लो बना था 23,233 का, वो भी टूट चुका है। तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है, और जो ग्लोबल मैक्रोज और डोमेस्टिक मैक्रोज भी हैं इन टर्म्स ऑफ स्लो डाउन, इन टर्म्स ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ द डॉलर अगेंस्ट द रूपी, और कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी उतनी ज्यादा मतलब आशा नहीं है लोगों को। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो प्ले आउट कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स गुड ऑल्सो। हालांकि यदि मैं लेवल्स की बात करूं निफ्टी में, तो निफ्टी में 23,000 साइकोलॉजिकल वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे यदि सस्टेन्ड सेलिंग रहती है निफ्टी में, तो वी कैन सी अ 400-500 पॉइंट करेक्शन ऑल्सो इन निफ्टी, दैट इज नॉट रूल्ड आउट। ऑन द अपसाइड निफ्टी की बात करूं तो 23,400 to 500 वुड बी द फर्स्ट जोन ऑफ रेजिस्टेंस, जहां जाके रेजिस्टेंस होगा। यदि मैं ट्रेंड की बात करूं तो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड, जैसा मैंने कहा, दैट इज वेरी नेगेटिव। तो इस कारण से जो भी बाउंस बैक आता है दैट इज ओनली अ डेड कैट बाउंस जिसे कहते हैं। ऐसे मार्केट्स में भी कुछ पॉकेट्स हैं जहां अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। तो उसमें एक स्टॉक है एमसीएक्स। तो एमसीएक्स में भी एक हम लोगों ने करेक्शन जरूर देखी, ऑलमोस्ट फ्रॉम 7,000 लेवल्स जो है स्टॉक में एक करेक्शन रही टुवर्ड्स 5,500 लेवल्स, और लास्ट 2 दिनों से एक मूवमेंट हमें देखने को मिल रही। तो ये स्टॉक जो है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव काफी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है, तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है एट द करंट लेवल्स, और विद अ स्टॉप लॉस बिलो 5,800 एंड अ टारगेट ऑफ 60 to 75 ऑन द अपसाइड। तो ये पहला स्टॉक है। और जो दूसरा स्टॉक है जिसपे नजर रखी जा सकती है, दैट इज फ्रॉम द फार्मा स्पेस अगेन। ये मार्क्सन्स फार्मा है। इसमें हम लोगों ने एक अच्छी करेक्शन देखी है, ऑलमोस्ट फ्रॉम 350-360 लेवल से ये 246 का इसमें एक लो बना था, और अभी एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफी स्ट्रॉन्ग है टेक्निकली ऑन द चार्ट्स। इंटरमीडिएट टर्म, शॉर्ट टर्म में भी सीइंग कंसोलिडेशन, एक पुल बैक इसमें एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो इसे भी बाइंग की जा सकती है एट करंट लेवल्स विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 243 एंड एन अपसाइड टारगेट ऑफ 293 इन द शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो चलिए अमरदेव सिंह जी की ये राय। 2 कॉल्स, मार्केट में फर्दर करेक्शन जरूर एंटिसिपेट किया जा रहा है, लेकिन खरीदारी की तरफ 2 कॉल्स, एक फार्मा स्पेस और एक एक्सचेंज एंसलरी स्पेस से। इनफैक्ट एक्सचेंज एंसलरी देखें, एमसीएक्स, सीडीएसएल, बीएसई लिमिटेड, ये सारे के सारे स्टॉक्स में आज जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। करीब 5% की तेजी के साथ एमसीएक्स का स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ 6,275 के टारगेट्स ऑन दी अपसाइड मानकर चल रहे हैं अमरदेव जी। और इसके अलावा मार्क्सन्स फार्मा पर भी खरीदारी
खरीदारी के मौके तेजी है और तेजी यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। उनकी स्ट्रैटेजी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 293 के टारगेट्स मानकर चल रहे हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपकी तरफ से कौन से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस होंगे, क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं? नमस्ते मैम, धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। जी तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा मार्केट के बारे में बोलना चाहूँगा। मार्केट कंटिन्यूसली पेरिनियल डाउन ट्रेंड में है और जो भी रेजिस्टेंस रहेगा उसको मार्केट ऐसे वक्त पे बहुत रिस्पेक्ट करता है और सपोर्ट को तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। सर ने जो एंकर है उन्होंने ओपन इंटरेस्ट के बारे में बताया, मैं थोड़ा कॉल एंड पुट का ओपन इंटरेस्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। 23,200 पे आज सुबह के दौरान बहुत सारा स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट था, तो मुझे ऐसा लगा कि पुट राइटर कॉन्फिडेंट है, मगर देखते देखते 23,400 500 पे कॉल पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हो गया और 23,200 का पुट में अनवाइंडिंग आया। ऐसी सिचुएशन में मार्केट वापस 23,400 का हर्डल लेगा और डाउन ट्रेंड में जाएगा। इसके लिए ये सिनेरियो के बेसिस पे हमने 2 कॉल रेकमेंड किया है। एक तो ऑटो सेक्टर जो मुझे वीक लग रहा है एक्सेप्ट 1-2 स्टॉक को छोड़ के, तो महिंद्रा इसमें फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। अगर आप डेली चार्ट पे भी देखेंगे, आज टेक्निकल एक ब्रेकडाउन है और आज वो अपसाइड ट्रेंड लाइन है, उसको आज ब्रेक करके क्लोजिंग देने का चांसेस है। तो हम इसमें महिंद्रा में सेल रेकमेंड करते हैं और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 3059 का रहेगा और टारगेट जो रहेगा 2822 का रहेगा। और अगर इसने आज वीकली बेसिस पे भी अगर 2960 के नीचे अगर क्लोज देता है तो इसमें काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिलता है। और इसका जो लास्ट जो मीडियम टर्म सपोर्ट है 2600 उसके आसपास भी आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में जो बैरिश मोमेंटम है वो ज्यादा ओवर पावर कर रहा है बाइंग के मुकाबले। और दूसरा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैंने एक पिक चुना है और लॉन्ग साइड के लिए, जहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट लगातार 1-2 दिनों से देखने को मिल रहा है। जब भी करेक्शन आ रहा है तो उसमें इतना सेलिंग पावर नहीं आ रहा था, वो है नाइका। तो उसका जो स्टॉप लॉस है वो रखना है आपको 167 का और अपसाइड टारगेट जो रखेंगे हम 181 का, जो शॉर्ट टर्म अपसाइड टारगेट रखेंगे। ज्यादा लंबा व्यू मुझे इस मार्केट सिनारो में लॉन्ग में देना नहीं है, मगर ये 2 कॉम्बिनेशन करके चलेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा प्रॉफिट व्यूअर्स बना सकते हैं। खरीदारी की एक कॉल बिकवाली की अजीत नायक की तरफ से आती हुई। नायका में खरीदारी के मौके ढूंढे जाएं। 172 के लेवल्स पर इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है। 181 के स्तर यहां पर देखने को मिल सकते हैं। करीब 5% की तेजी यहां पर स्टॉक में इस वक्त। इसके अलावा एमएनएम में सेल साइड सेल स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर 2822 के स्तर यहां पर नीचे की तरफ देखे जा सकते हैं। जतिन, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके चलना होगा इस टाइप के मार्केट में, क्योंकि एक 500 से 700 पॉइंट का करेक्शन आया है। उसके बाद हमें लगता है कि एक रिलीफ रैली ड्यू है। हमें लगता है कि आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एक अपसाइड देखने मिल सकता है टुवर्ड्स 23,350 ऑड लेवल्स। तो लेकिन एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगा। इसके लिए एक लॉन्ग आइडिया और एक शॉर्ट आइडिया के साथ जाना चाहेंगे। जो सेल साइड का आइडिया होगा वो जिंदाल स्टील में होगा। तो जिंदाल स्टील में हमने देखा है कि एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न में से ब्रेकडाउन हुआ था और कल के ट्रेडिंग सेशन में एक पुल बैक भी आया था। तो हमें लगता है कि ये पुल बैक जो है वो एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखनी चाहिए। तो हम सेल करके चलेंगे जिंदाल स्टील। स्टॉप लॉस रखना होगा 915 का और नीचे में टारगेट्स रहेंगे 880 से 860। जो एक लॉन्ग साइड की तरफ का ट्रेड हम सजेस्ट कर रहे हैं वो बर्जर पेंट्स में है। तो बर्जर पेंट्स टेक्निकली बहुत ही ओवरसोल्ड है और डेली चार्ट्स के ऊपर एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दिख रहे हैं। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं। तो हमें लगता है कि ट्रेंड रिवर्सल है। कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल थी। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यूएशन का एक्सपेक्टेशन के साथ लॉन्ग करना चाहेंगे। स्टॉप लॉस रखना होगा 452 का और टारगेट्स रहेंगे 497 के। ठीक है, ये बात सही है कि बर्जर पेंट भी काफ़ी टूटा और साल के लो पे पहुंच गया। इसका बड़ा भाई है एक एशियन पेंट, वो भी काफ़ी तेज़ी से टूटा। लेकिन ये बात हमको नहीं भूलनी चाहिए कि बजट जैसा एक मैक्रो इवेंट भी सामने है। हालांकि दोनों ही क्रूड डेरिवेटिव्स हैं, क्रूड्स का इम्पैक्ट डालते हैं अपने आप पे, बट आई होप सो कि शायद जो इस बार का बजट की जो थीम आएगी उसमें इनके पास भी कुछ न कुछ आ सकता है। एक्सपेरिमेंट करना, बर्जर पेंट में ज़्यादा अच्छा ट्रेड है। जतिन भाई ने आपके लिए कैलकुलेट कर दिया
और 497 तक का टारगेट है। मैं आपको 1 मिनट के लिए वापस से निफ्टी और बैंक निफ्टी दिखाऊंगा, और जो बात अभी थोड़ी देर पहले ही, जस्ट 10 मिनट पहले ही मैंने आपसे की थी कि एकदम से स्विंग आता है आपका 100-200 पॉइंट नीचे चला जाता है और एकदम से स्विंग आता है वापस ऊपर आ जाता है। हमने जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो बैंक निफ्टी करीब 100 से 150 पॉइंट नीचे था। वो आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी बकायदा हरे निशान में आपको देखेगा 55 पॉइंट। तो एकदम से स्विंग आता है, ये स्विंग अच्छा नहीं है। ये आपको लग तो रहा है कि मार्केट देखो ऊपर आ गया एक झटके में, अरे ऊपर आ गया तो फिर टिकाओ, फिर चलाओ, जितना तोड़ा है उसका 30% तो लेके आओ, कुछ तो करो। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये बार बार आने वाला एक छोटा छोटा स्विंग भी ये भी दम तोड़ देगा और बाद में वही हो जाएगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको चार्ट में दिखाया कि मंगलवार की कैंडल ग्रीन थी, अदरवाइज फिर बुध, बृहस्पति और शुक्रवार की कैंडल्स आपकी ग्रीन बनती, रेड बनती गई। तो बी अवेयर, सावधान। मार्केट्स को जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं, छोटी छोटी फोर्स जनरेट कर रहा है, इसको एक बड़े डायनामो के अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। ये तो बहुत मुश्किल है। देखिए 200 दिन का तोड़ने का मतलब ही यही होता है कि बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, और उससे हम कोसों दूर हैं अभी हम। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भी मार्केट्स को, और उतना भी आसान नहीं है वापस से ट्रस्ट को पाना अभी। खैर हम आगे बढ़ते हैं। हमने एक काम किया आपके लिए, क्योंकि रिजल्ट्स के अंदर हम बिल्कुल एंटर ही कर रहे हैं टीसीएस के नंबर्स देखने के बाद, तो मैं एक रिजल्ट कैलेंडर आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। एक बार ज़रा दिखाइएगा कौन कौन सी कंपनीज़ के कौन कब कब रिजल्ट्स आ रहे हैं, और फिर रिलायंस के रिजल्ट्स के बारे में अभी वरुण मेरे सहयोगी बता देंगे। 16 जैन को यानी कि कल रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, एलटीआई, माइंडट्री, हेवल्स इंडिया, ये कुछ एक बड़ी कंपनी है, सभी के सभी फ्यूचर्स में अवेलेबल है। आप शॉर्ट लॉन्ग दोनों ले सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो इस हफ्ते में आने वाले कुछ एक बड़े नंबर हैं जो 16 तारीख को हैं, वो ये है। आगे के डेट्स भी हम इसी तरह से आपको बताते रहेंगे, 17, 18 वगैरह वगैरह, तो आप उससे थोड़ा 1 डे बिफोर भी अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। एक काम करते हैं, वरुण दुबे को अपने साथ जोड़ के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स कैसे आ रहे हैं ये समझ लेते हैं, और उसके बाद अमरदेव सर एक बार ज़रा रिलायंस के चार्ट आप चेक कर लेना, आपसे बाद में क्वेश्चन पूछेंगे। पहले वरुण से ज़रा रिलायंस के बारे में पता कर लेते हैं। वरुण जी ज़रा बताइए कैसे नतीजे आ रहे हैं रिलायंस के। देखिए रिलायंस के नतीजे ठीक ठाक रहेंगे, कोई बड़े फायरवर्क्स आपको देखने नहीं मिल सकते। जो भी सपोर्ट मिलेगा वो खासकर जियो का कारोबार जो है वहाँ से मिलेगा। इसके अलावा रिफाइनिंग कारोबार जो है वहाँ पे ठीक ठाक प्रदर्शन रहने वाला है। पहले मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ। आय में हमारा अनुमान है 4.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। एबिटा में भी उतनी ही बढ़ोतरी होगी। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 16.9% से बढ़ के करीब 17.2% के आसपास आ सकते हैं, यानी करीब 30 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पे होगी। और कंपनी का मुनाफा जो है वहाँ पे करीब 10 से 11% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। 18,337 करोड़ रुपए के आसपास ये आएगा। खासकर जियो का कारोबार अगर आप देखेंगे तो जो टैरिफ हाइक्स कंपनी ने लिए थे इसके पहले, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और यहाँ पे आय और एबिटा में 5% के आसपास की बढ़ोतरी। आरपू जो है उसमें 6% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 195 से बढ़ के करीब 206 के आसपास जो है इस कंपनी का आरपू जो है वो जा सकता है। जहाँ तक कंपनी के बाकी कारोबार की बात करें तो ऑयल टू केमिकल कारोबार जो है वहाँ पे प्रदर्शन थोड़ा बहुत कमज़ोर ही रहने वाला है, कोई बड़े फायरवर्क्स की उम्मीद वहाँ पे भी नहीं है। रिटेल कारोबार सबड्यूड ग्रोथ रहने वाली है इस बार, नो डाउट। कॉटन अगर आप देखेंगे तो फेस्टिवल्स की वजह से थोड़ी बहुत सुधार होगा, लेकिन साल दो साल अगर आप देखेंगे तो महज आधा 1% के आसपास की ग्रोथ जो है वही आपको देखने मिलेगी कंपनी के रिटेल कारोबार में। पेटकेम दबाव में रहने वाला है। रिफाइनिंग में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है और जीआरएम्स में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इस बार जो सिंगापुर जीआरएम्स है कॉटन वहाँ करीब 38% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली थी। तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा कि किस तरह के जीआरएम्स रिलायंस क्लॉक करता है। बाकी अगर आप देखेंगे ठीक ठाक नतीजे रहेंगे। जियो का प्रदर्शन अच्छा होगा, रिटेल का प्रदर्शन धीमा रहने वाला है इस बार। रिटेल का प्रदर्शन थोड़ा धीमा इसलिए भी रहेगा क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर है और डिस्क्रिशनरी इनकम कम है। हम सरकार से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इस बजट के अंदर और कुछ हो ना हो, कोई इंफ्रा, कोई रेलवेज, ऐसी जो बड़ी बड़ी थीम्स हैं भले उन ना भी हम सुने, कम से कम ये थीम जरूर सुने कि सरकार टैक्स को रैशनल कर रही है काफ़ी हद तक और डिस्क्रिशनरी इनकम को बढ़ा रही है। उसमें सबका साथ सबका विकास छुपा हुआ है। आई होप उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हिस्सा है, रिलायंस रिटेल, वो भी काफ़ी अच्छा कर सकता है, बट स्टिल उसके नंबर अभी थोड़े प्रेशर में आएंगे। अमर सर मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास। इन बिटवीन जरा मैं आपको जरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स आ गए हैं। देखिए बैंक के नंबर में 3 चीज़ें ज़रूर चेक करनी चाहिए। पहला, उसकी लोन की ग्रोथ कितनी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उनकी एनपीए जीएनपीए कितने स्पीड से कम हो रहे हैं, तीसरा पॉइंट। फिर उसके अंदर आओ उसके प्रॉफिट पे।
सबसे पहले ग्रोथ, दूसरा एनपीए जीएनपीए, तीसरा ग्रोथ। इसके अंदर आप देखोगे इसका मुनाफा बड़ा है, इसके नेट एनपीएस को इसके कम हुए हैं, ठीक है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़कर दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप वाई वाई कैलकुलेशंस करोगे तो थोड़े आपको कम होते हुए दिखेंगे, ठीक। तो इसकी वजह से हल्का एक इम्पैक्ट आए, एक सडन राइज आपको शेयर के अंदर वापस दिखेगा, ठीक है जी। कुछ ज़्यादा भी पूछने के अलावा कुछ बन नहीं रहा है इसमें, मैं छोड़ रहा हूँ इसको और वापस रिलायंस पे आ जाता हूँ। अब इसको हटा के जरा रिलायंस के नंबर्स ले आइएगा वापस स्क्रीन पर। अमरदेव जी जरा रिलायंस के बारे में बताइए, आपको कुछ दिख रहा है ट्रेड करने लायक रिलायंस में? देखिए, रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस में ऑलरेडी एक बहुत मतलब शार्प करेक्शन हम लोगों ने देखी है फ्रॉम ऑलमोस्ट 1600 लेवल्स और करंटली अराउंड 1250 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि 1180 से और 1170 से 1200 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस फॉर रिलायंस। तो लोअर लेवल्स पे जरूर इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि दी रिलायंस यदि इस लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो इसका मतलब है कि मार्केट्स में भी हमें एक मेजर करेक्शन देखने को मिल सकती है, एंड देयर विल बी सम ट्रिगर व्हिच वुड बी मोर ऑफ ग्लोबल इन नेचर रादर देन डोमेस्टिक इन नेचर। हैविंग सेड दैट, अपसाइड जो है रिलायंस में वो करीब 1330 1350 का एक रेंज है, बिकॉज जो रिलायंस की जो चार्ट स्ट्रक्चर है, चाहे वो लॉन्ग टर्म में बात करूं या इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड की बात करूं, तो वहां कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर है। तो 1200 ऑन द डाउन साइड और 1350 ऑन द अपसाइड, ये रेंज में फिलहाल रिलायंस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लोअर लेवल्स में जरूर इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। इस पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी नतीजों से ठीक पहले रिएक्ट करता हुआ रिलायंस और इस वक्त एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर। लेकिन आईटी सेक्टर को पुल अप करते हैं और इस वक्त आईटी सेक्टर में हरे निशान के साथ कामकाज है। गौर कीजिए, आईटी सेक्टर से ही नतीजों की शुरुआत हुई थी और अब चुनिंदा रिजल्ट्स हैं जो कि आईटी पैक में आज और कल, इनफैक्ट कल के रेडार पर अगर देखें तो इन्फोसिस जैसे नंबर्स का इंतजार रहेगा। लेकिन आईटी शेयरों में एआई कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन लॉन्च किया है परसिस्टेंट सिस्टम ने। परसिस्टेंट सिस्टम का स्टॉक इस खबर के बाद रिएक्ट करता हुआ और करीब 4% की मजबूती भी दिखा रहा है। वहीं एल&टी टेक और टेक महिंद्रा के स्टॉक्स पर भी फोकस होना चाहिए, 1 से 2% की मजबूती वहां पर भी दिख रही है। कल आईटी की 2 दिग्गज कंपनियों के नतीजे जारी होने वाले हैं। Q3 में इन्फोसिस के मुनाफे में हल्की बढ़त है, वहीं डॉलर आई सपाट रहने का अनुमान लगाकर हम चल रहे हैं और LTI माइंडट्री के नतीजों पर भी फोकस रहेगा। जतिन, एक बार आईटी पैक पर ही आपसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि मिड कैप आईटी प्लेयर्स भी कुछ मोमेंटम दिखा रहे हैं लाइक परसिस्टेंट, और इसके अलावा जहां जहां नतीजे आ रहे हैं उसका और नतीजे आने वाले हैं उससे पहले एक इम्पैक्ट जरूर पड़ रहा है इस सेक्टर पर। देखिए, ओवरऑल आईटी स्पेस की बात करूँ तो हमें लगता है कि एक मिक्स्ड बैग है। आई थिंक टीसीएस के रिजल्ट के बाद थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम बना था, लेकिन एचसीएल टेक के रिजल्ट के आने के बाद वो फिजल आउट हो गया। तो कहीं ना कहीं एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ हमें निफ्टी आईटी और स्टॉक्स को देखना होगा। अगर जो परसिस्टेंट की बात करूँ तो डेफिनेटली आज के ट्रेडिंग सेशन में एक हमने अच्छा खासा पुल बैक देखा है लोअर लेवल से। अराउंड 5800 उनका एक 20 वीक एवरेज का सपोर्ट है, वहां से वही सपोर्ट को होल्ड किया है और एक पुल बैक दिया है। हमें लगता है ये जो करंट रैली है वो अराउंड 6240 से लेके 6300 तक ऊपर में एक्सटेंड हो सकती है। जिनके पास अगर जो लॉन्ग्स हैं तो उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा 6060 का। सेक्टर के चुनिंदा प्लेयर्स पर एक एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन, उनकी राय आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप आईटी सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स देख रहे हैं। इसके अलावा बैंकिंग प्लेयर्स हैं जहां पर मजबूती का ट्रेंड कोटक महिंद्रा बैंक पर भी नजर होनी चाहिए, अच्छा खासा एक्शन वहां पर भी देखने को मिल रहा है। आईटी सेक्टर से इतर अगर देखेंगे, रियल एस्टेट सेक्टर में आज मजबूती है, एनर्जी स्पेस पीएसयू बैंक का खेमा, वहीं हम देख रहे हैं इन तमाम सेक्टर्स में तेजी, और मेटल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, ऑटो और फार्मा आज पीछे बैठे हैं। अंक सिर्फ ऊपर है बैंक निफ्टी और HDFC बैंक वापस से हरे निशान में आ गया। रिलायंस भी थोड़ी हेल्प कर रहा है, 13 रुपये ऊपर आके। दिखाओ एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट, डेज हाई पे बंद हो रहा है और इसके नंबर्स भी आएंगे कल, और थोड़ी देर पहले ही हमने इसका प्रीव्यू भी आपके सामने रखा। खैर, एक ऑप्शंस का ट्रेड भी है आपके लिए। अजीत मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं ताकि ऑप्शंस का ट्रेड आप तक हम पहुँचा सकें। अजीत सर बताइए, आज कौन सा ऑप्शंस ढूंढा है आपने?
शुक्रिया डिम्पी। देखिए यहाँ पे एशियन पेंट्स जहाँ पे कि नेगेटिव टोन कंटिन्यू है और जैसे कि हाल फिलहाल में कंसोलिडेशन का एक रिकवरी का अटेम्प्ट भी हुआ था बट वो फेल आउट हुआ। स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग के लो के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, तो हर इंडिकेशन तो यही है कि ये प्रॉफिट टेकिंग डिक्लाइन कंटिन्यू रहेगा आने वाले दिनों में भी। तो 2200 वाली रिपोर्ट करीब 26 के पास ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 17 के स्टॉप लॉस के साथ 44 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। पेंट वाला ये स्टॉक मैंने शायद आपसे 12 बजे पता किया था, तब भी हम शायद इस पे ही डिस्कशन कर रहे थे। तब आपने एशियन पेंट के बारे में अभी भी नहीं कहा था। आप थे नहीं, आप नहीं थे, आज कोई और थे मेहमान, विनय रजानी थे एक्चुअली में। वो ये बता रहे थे कि नहीं एशियन पेंट्स पे भी ट्रेड मत लो। और थोड़ी देर पहले ही अभी आपको एक ट्रेड मिला है बर्जर पेंट का, जतिन भाई ने आपको दिया है। दोनों ट्रेड दिखाओ, दोनों इनफैक्ट इन दोनों के चार्ट दिखाओ। एशियन पेंट लगातार वीक हो रहा है, इसमें पुल बैक के कोई सिग्नल नहीं आ रहे। बर्जर पेंट साल के लो पे है, इसमें सिग्नल आए तो एक कन्वर्ट हुआ। एक सेक्टर की, दो देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी, एक में सीधा कॉल बाय करने की दी है अभी जतिन भाई ने, और अजीत मिश्रा कह रहे हैं कि उसी सेगमेंट की दूसरी कंपनी जो वीक है उसकी पुट ले सकते हो। अब आपका एक कॉन्ट्रा ट्रेड भी है, आप चाहो तो दोनों ले लो, बर्जर पेंट को ख़रीद कर लो और पुट को बाय कर लो। आपको लग रहा है नहीं मेरा तो नेगेटिव व्यू है तो आपको पेंट मिल गया एशियन पेंट की पुट, आपको लग रहा है नहीं मेरा पॉजिटिव व्यू है तो बर्जर पेंट मिल गया आपको ट्रेड। तो आपके लिए सभी रास्ते खुले हैं, इट्स अप टू यू, आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है अजीत सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आगे बढ़े, अब अजीत नायक को मैं अपने साथ जोड़ता हूँ और एक दो शेयर फटाफट से उनसे पता कर लेता हूँ। ठीक है, स्नेहा शेठ बीच बीच में से जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, एक बार जरा स्नेहा को भी दिखाइएगा। स्नेहा आपको आवाज़ मिल रही है? शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। अगर आपको आवाज़ मिल रही है तो एक काम आप करो, पहले आप अपने ट्रेडिंग कॉल्स बता दो, फिर वापस जाते हैं अजीत नायक पे। श्योर। इंडिविजुअल काउंटर्स में अगर आप देखें तो आप जैसे कि अभी जिक्र कर रहे थे पेंट स्टॉक, उसमें से एशियन पेंट्स में मेरा सेल कॉल है। अगर आप एक काउंटर देखें तो काफी अच्छा करेक्ट हुआ है और जो रीसेंट सपोर्ट्स हो ना वो भी ब्रीच हो रहे हैं। मुझे लग रहा है करके कि इसमें और करेक्शन आ सकता है। मंथली चार्ट में अपने 89 ईएमए के नीचे ही ट्रेड कर रहा है काफी समय से और कोई रेस्पाइट नहीं देखने को मिल रहा है, तो वो चीज देख के लग रहा है करके कि पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे और करेक्शन रह सकता है। सो फॉर द टारगेट ऑफ 2050 के टारगेट के लिए यहाँ पे सेल की रिकमेंडेशन है और अपसाइड में स्टॉप लॉस लगाना है, दैट विल बी अराउंड 2300। इसके अलावा जो दूसरा काउंटर बाय के लिए अच्छा लग रहा है दैट इज इंडियन बैंक। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हुआ, नियरली 900 लेवल से ये स्टॉक करेक्ट हुआ और उसके बाद 89 ईएमए के आसपास आके वहां से ही एक रिकवरी दिख रही है। सेकंड डे है जहां पे हमें इसमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है ये मूव अपसाइड की जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। तो यहाँ पे लॉन्ग करना है फॉर द टारगेट ऑफ 854 और जो स्टॉप लॉस लगाना है दैट विल बी अराउंड 787। ठीक है, आप भी एशियन पेंट्स के बारे में सेल कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही अजीत मिश्रा भी जुड़े थे रेलिगेयर सिक्योरिटी से, वो भी कह रहे हैं पुट ले लेना और एग्जैक्टली पेंट पे ही सबसे ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है और ये दोनों शेयर्स आपको मिले हुए हैं। एशियन पेंट, बर्जर पेंट दोनों ट्रेड में कन्वर्ट करके आपको दिया। स्नेहा भी एशियन पेंट्स पे आपको एक सेल कॉल दे रही है 2050 के टारगेट के लिए। अजीत नायक के पास मैं पहुँचता हूँ। अजीत जी जरा 2-4 शेयर्स आपसे पता करने हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स आपसे ले पाऊँ। पहला, ये पेटीएम और कितना चल सकता है? कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है, लेके जाना चाहिए? सर पेटीएम अगर हम इसका चार्ट एनालाइज करें तो अच्छा जो डिमांड जोन है डेली पे 790 से लेके 800 का उधर मार्केट वीकली पे भी एक वो अच्छा डिमांड जोन है, इसके लिए बाउंस आया है। मगर ओवरऑल चार्ट पैटर्न आप देखें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, तो हाँ थोड़ा सा उछाल इसमें अभी और बाकी है। 910 915 का रेजिस्टेंस है, वहां तक के लिए अगर है तो करो, मगर मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो इतना फेवरेबल नहीं बन रहा है बायर के लिए, मगर थोड़ा सा उछाल इसमें बाकी है। 910 915 तक एक बार टेस्ट कर सकता है, फिर वहां से वापस इसका गिरावट चालू होने की संभावना। ठीक है, 2-3 आईटी के स्टॉक्स भी अच्छा प्ले कर रहे हैं आज, उनमें लॉन्ग पोजीशंस बनी है, जैसे LTTS। एक बार जरा दिखाओ स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी फायर करते जाना। हाँ, LTTS दिखाना, परसिस्टेंट दिखाना। परसिस्टेंट भी इसमें से एक है। परसिस्टेंट आप चेक कर लो अजीत जी,
परसिस्टेंट आपको कितना ठीक लग रहा है? अच्छा है, उसका एकदम सपोर्ट पे आया है और आज प्रो गैप जैसा भी खुला है, तो आज अगर क्लोजिंग 6120 के ऊपर अगर होता है, इसमें भी थोड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, 1 से 1.5% इसमें और उछाल देखने को मिल सकता है। मगर ओवरऑल आईटी सेक्टर थोड़ा मुझे स्लगिश लग रहा है, तो थोड़ा अभी संभाल के काम करना चाहिए आईटी सेक्टर। हाँ, बिल्कुल आईटी सेक्टर में आज हम अच्छा खासा एक्शन देख रहे हैं और मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट पर तो नजर है ही। एक खबर है जिसके चलते यहाँ पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी है और कल जो नतीजा आने वाले हैं इसके चलते भी आईटी कंपनियां जो है फोकस रेडार पर रहेगी। इन्फोसिस और एलटीआई माइंडट्री पर नजर रहनी चाहिए। लेकिन 3 बज चुके हैं और आइए अब मार्केट एट 3 सेगमेंट का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ आनंद शुक्ला जुड़ गए हैं मार्केट एट 3 यानी कि सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और खबरों वाले शेयर्स लेकर। आनंद बताइए। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं मिंडा कॉर्प की। मिंडा कॉर्प 1372 करोड़ में फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक इंडिया में 49% हिस्सेदारी खरीदेगी, जिसके चलते शेयर में करीब 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें परसिस्टेंट की, तो परसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल करके एआई कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट लॉन्च किया है, जिसके चलते शेयर करीब 4% ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा बात करें अडानी ग्रीन की, तो अडानी ग्रीन की जो ऑपरेशनल क्षमता है वो 37% बढ़ी है और एनर्जी बिक्री में भी 23% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके चलते शेयर में करीब 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें बीएससी की, तो बीएससी पर नुआमा की रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने खरीदारी की रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है और लक्ष्य दिया है 6,730 रुपए का। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि वित्त वर्ष 2024 से 27 में आय में करीब 40% और मुनाफे में करीब 80% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसके चलते शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और अंत में बात करें इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस ने एआई इनोवेशन के लिए टेनिस ऑस्ट्रेलिया के साथ करार किया है, जिसके चलते शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहा है। तो ये थे वो शेयर जिनमें खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आनंद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और 3 बजे का मार्केट का एक्शन हमारे साथ शेयर करने के लिए। मार्केट एक्शन में जो स्टॉक्स का जिक्र आनंद कर रहे थे उसमें से अडानी ग्रीन के स्टॉक को पुल अप करना चाहिए। इनफैक्ट पूरे के पूरे एनर्जी शेयर के बास्केट को ही देखना चाहिए और इसमें अडानी ग्रीन खबर है और अडानी ग्रुप स्टॉक्स ही फोकस में है। लेकिन गुजरात में विंड पावर कंपोनेंट शुरू करने की खबर आई, जिसके चलते अडानी ग्रीन में एक न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट। स्नेहा, गुड आफ्टरनून। अडानी ग्रीन और इसी के साथ साथ एनटीपीसी, टाटा पावर और पावर ग्रिड में भी करीब 3 से 4% की मजबूती है। इस पूरे के पूरे सेगमेंट को आप कैसे देख रही हैं? तेजी आई है, बट अभी जिस तरह का ओवरऑल मार्केट है, थोड़ी सेलिंग काफी ज्यादा हो गई है, मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो गया, तो उसमें आप देख रहे हैं कि कुछ भी एक थोड़ा सा रिबाउंड तो आएगा ही और उसी के चलते आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ स्टॉक्स यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस दिखा रहे हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पर एनटीपीसी एक काउंटर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक करेक्ट किया है, काफी अच्छा करेक्शन दिखा है, उसके बाद वीकली चार्ट में 89 EMA के आसपास आकर थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया है और ये लास्ट 2 सेशन में काफी अच्छी रिकवरी है। मेरा मानना है कि यहाँ से अगर ये अपमूव आता है तो पॉसिबिलिटी करके कि 330 से लेके 335 ये लेवल देखने को मिल सकता है, बट वहां पे फिर से इसको रिविजिट करना चाहिए बिकॉज कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो उसका चार्ट स्ट्रक्चर जो 20 डेमा है ऑन द डेली चार्ट वो एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। अगर ये क्रॉस हो जाता है और अगर ये काउंटर 340 का लेवल रिक्लेम करता है तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, जिसके कारण हमें लगता है कि ये जो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर और जो वीकनेस दिखा है वो थोड़ा सा टर्न अराउंड हो सकता है। तो अभी के लिए किसी के अगर लॉन्ग्स है तो होल्ड करें। पहला टारगेट विल बी अराउंड 330 और उसके बाद 340 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखने की राय एनटीपीसी में इस वक्त करीब 3-3.5% की मजबूती स्टॉक में नजर आ रही है। लेकिन इसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स के जो डेटा आए, मजबूत आंकड़े आए और उसका इम्पैक्ट है जो कि एएमसी शेयरों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकर आए यूटीआई एएमसी के चार्ट्स, दिन के उच्चतम स्तर पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। वहीं एचडीएफसी, एएमसी, निप्पॉन लाइफ, इन स्टॉक्स में भी जोश हम देख पा रहे हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ में भी करीब 3% की मजबूती है। अच्छी मजबूती का ट्रेंड है। यूटीआई एएमसी के चार्ट्स पर एक नजर होगी और इनफैक्ट अजीत आपसे जानना चाहेंगे यूटीआई एएमसी पर आपकी राय क्या होगी। जतिन, आप बताएं। देखिए, एएमसी कंपनीज में आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर जो यूटीआई एएमसी की बात करूं तो एग्जैक्टली आई थिंक 40 वीक का एवरेज था अराउंड 1150 के लेवल से एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमने देखने मिला है। हमें लगता है कि एक ये रैली जो है आज की जो स्टार्ट हुई है वो अभी
और इसमें अपसाइड स्टीम पॉसिबल है टिल द लेवल्स ऑफ 1330 और 1350। तो हमें लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी ये लेके जा सकता है। शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि थोड़ा अपसाइड पॉसिबल है। इसमें मैं एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, या तो एक सपोर्ट लेवल जो बन के आ रहा है वो अराउंड 1230 का है, तो 1230 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग्स होल्ड किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म प्ले है, छोटी अवधि के लिए उन्हें शॉर्ट टर्म बेसिस अपसाइड जो है ये बरकरार रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन अजीत, कल का दिन जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिग प्लेयर्स के नतीजे आने वाले हैं। रिलायंस के नंबर्स का जिक्र हमने किया, नतीजों से ठीक पहले अनुमान भी बताएं, लेकिन साथ साथ IT पैक में इन्फोसिस, LTI, माइंडट्री तो है ही, लेकिन एक्सिस बैंक के नतीजों पर भी नजर रहेगी। तिमाही आधार पर एक्सिस बैंक के मुनाफे में 7% की कटौती का अनुमान लगाया जा रहा है। एक बार एक्सिस बैंक के चार्ट चेक कर बताएं इस वक्त किस तरह के चार्ट्स नजर आ रहे हैं, और क्या यहां से कोई मोमेंटम बिल्ड होता हुआ या नतीजों से पहले कॉशियस ट्रेंड ही रहना चाहिए? मैम एक्सिस बैंक पे थोड़ा कॉशियस ही रहना चाहिए, क्योंकि ये जो हर एक ये अपना मूविंग एवरेज है 20 डे, 10 डे, 15 डे, 5 डे सबके नीचे ट्रेल करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कल का जो इम्पोर्टेंट लो है 1023 का, उसके नीचे भी ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और RSI में भी कंटिन्यूस नेगेटिव डाइवर्जेंस है लोअर टाइम फ्रेम पे। तो मुझे यहाँ पे कोई बहुत अच्छा बेसिंग पैटर्न इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए इसमें थोड़ा कॉशियस भी रहे। जब भी अगर बाई एनी चांस इसमें अगर अच्छा रिजल्ट आता भी है तो उछाली पे मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा। इसमें किधर भी बाइंग के लिए कोई अच्छा रिवर्सल चाहिए, और उसके लिए 1200 का लेवल इसको क्रॉस करना पड़ेगा, जब जाके इसके अंदर पैटर्न में कुछ चेंजेस आने का चांसेस है। अदरवाइज इसका हर एक टाइम फ्रेम पे मेरे को ट्रेंड नेगेटिव दिखाई दे रहा है। ट्रेंड है और ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। नतीजों से ठीक पहले गिरावट, टेक्निकल एक्सपर्ट का नजरिया, इस वक्त इसे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन नतीजों के अनुमान क्या कह रहे हैं? डाउनसाइड है, और क्या नतीजों के बाद भी डाउनसाइड विजिबल नजर आ सकती है? एक्सपेक्टेशंस क्या है, लेकर गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आप बताइए। जी हाँ, तो एक्सिस पहला बैंक रहेगा जो थर्ड क्वार्टर के नंबर्स को लेके आएगा। अगर हम सिस्टम ग्रोथ की बात करें तो कहीं पे लगभग 11% पे हमने देखा था Q3 के नंबर्स आए हैं। और इसके बाद अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो कंसेंसस का मानना ये है कि यहाँ पे थोड़ा लोन ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, और उसका मेन रीज़न ये है कि डिपॉजिट्स में जो स्लो डाउन है इसी के चलते हुए एक्सिस बैंक के लोन ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें LDR रेशियो की, तो जैसे हमें बताया कि एक्सिस बैंक उनमें से एक बैंक है जहाँ पे LDR रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी के चलते हुए वो भी एक कंस्ट्रेंट के रूप में देखने को मिलेगा। इसके अलावा उनका मानना यह है कि नेट इंटरेस्ट इनकम में भी हमें सेम ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो अगर लोन ग्रोथ अगर 9% से बढ़ेगा तो नेट इंटरेस्ट इनकम भी कहीं पे लगभग 9% से ही बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसी के अलावा PPOP की अगर बात करें तो वहाँ पे हमें कहीं पे 14% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। फी इनकम में यहाँ पे कहीं पे स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोन ग्रोथ में स्लो डाउन होगा। और इसी सब का इम्पैक्ट अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वहाँ पे लगभग 6 बेसिस पॉइंट का एक गिरावट जो है इस क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है कहीं पे 4% पे हो सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वहाँ पे भी थोड़ा प्रेशर जो है सीक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे हमने बताया है कि सेकेंड क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा थी बैंक की, और इसी के साथ साथ थर्ड क्वार्टर में अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की स्पेसिफिकली तो स्लिपेजेस में थोड़ा जो उछाल है वो देखने को मिल सकता है, और इसी सब के चलते हुए कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर आएगा। और ROA की भी बात करें तो वहाँ पे भी कहीं पे 1.7% का नंबर जो है देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बैंक की तरफ से कमेंट्री जो है आगे जाके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे वो देखनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। Q3 यूजुअली तो एग्री के लिए काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, बट इसके चलते हुए आगे जाके कैसे एसेट क्वालिटी रहेगी उसके ऊपर कमेंट्री काफ़ी ज़रूरी रहेगी। और इसके अलावा लोन बुक ग्रोथ में कैसे बैंक का आउटलुक रहेगा वो भी जानना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। बट अगर हम नंबर्स की बात करें तो थोड़ा वीकनेस जो है एक्सिस बैंक के रिजल्ट में थर्ड क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। ठीक है गौरव, शुक्रिया नतीजों से पहले अनुमान हमें बताने के लिए। तो क्लियरली नतीजों के अनुमान भी कमजोरी के साइड ही आशंका जता रहे हैं, और प्रेशर देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री क्या आती है बैंक के, इस पर नजर रखनी होगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए लेकिन अर्निंग का इम्पैक्ट आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए कल तैयार रहेगा। हमने भी आपको एक 16 तारीख को आने वाले नंबर्स का एक रिपोर्ट कार्ड टाइप दिखाया था कि किस किस के नंबर आ रहे हैं। उसमें LTI, माइंडट्री, इन्फोसिस के भी नंबर हैं। IT को हमारे यहाँ पे अनीशा जैन कवर करती हैं। अनीशा से ही समझ लेते हैं कि पहले LTI के नंबर कैसे हैं, फिर ज़रा इन्फोसिस के नंबर्स का भी आइडिया उनसे लेंगे। अनीशा, ज़रा बताइए LTI, माइंडट्री के नंबर्स कैसे आ रहे हैं?
जी हाँ, एलटीआई माइंट्री की बात करें तो हो सकता है इस बार थोड़ा सॉफ्ट क्वार्टर रहे, बिकॉज सीजनली वीक रहा है। मैनेजमेंट ने अर्लियर गाइड किया था कि थोड़ा फर्लोज हायर साइड पे रह सकता है। हाईटेक वर्टिकल जो है वो 1-2 और क्वार्टर लेगा स्टेबलाइज होने को, तो इसके चलते हम लोग से 1.5% ग्रोथ मान के चल रहे हैं कॉन्स्टेंट करेंसी में। जो डॉलर रेवेन्यू है वो एक्सपेक्टेड है $1,040 मिलियन के आसपास, और जो रुपी रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी 9,620 करोड़ के आसपास मान रहे हैं। जो BFSI डील्स है वो थोड़ा रैंप अप होगा, वो सपोर्ट करेगा अर्निंग्स को, बट हाईटेक वर्टिकल में वीकनेस कंटिन्यू कर रहा है। जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एलटीआई माइंट्री के लिए इस क्वार्टर में देखने लायक, वो रहेगा मार्जिन परफॉर्मेंस। शायद मल्टी क्वार्टर लो पर आएगा मार्जिन एट 13.6%, बिकॉज इस क्वार्टर में एक तो टॉप लाइन का वो ग्रोथ मिसिंग है, प्लस इस क्वार्टर में शायद कंपनी वेज हाइक का इम्पैक्ट लेगी, तो उसके चलते 190 to 200 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट आ सकता है मार्जिन को। एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी इसलिए डिक्लाइन दिखेगा शायद सीक्वेंशियल बेसिस पे। हम लोग 1120 करोड़ का नंबर मान के चल रहे हैं। डील विन स्टेडी रहेगा, मे बी 1.3 to 1.5 बिलियन डॉलर्स, पर जो मैनेजमेंट का कमेंट्री है रिगार्डिंग BFSI वर्टिकल, रिगार्डिंग हाईटेक, रिगार्डिंग Q4 वीकनेस, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। जोग्राफिकल ब्रेकअप कैसा रहा है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। जो कंपनी की लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस हैं, क्या उसमें कोई चेंजेस हैं, सो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। बट ओवरऑल थोड़ा मार्जिन वीकनेस एलटीआई माइंट्री के लिए इस बार देखने को मिलेगा। ठीक है अनिशा, ये तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया एलटीआई माइंट्री के नंबर हैं, लेकिन एक और मार्केट का दिग्गज है, वो भी IT कंपनी है इन्फोसिस, उसके नंबर कैसे आ रहे हैं? जी हाँ, इन्फोसिस के नतीजे की बात करें तो क्योंकि H1 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, इसलिए Q3 में बेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसके चलते ही हम थोड़ा एक्सपेक्ट करें कि ग्रोथ में मॉडरेशन आ सकता है, प्लस Q3 सीजनली वीक रहता है तो उसका इम्पैक्ट तो रहेगा ही। ओवरऑल अगर नंबर की बात करें तो रुपी रेवेन्यू में हम लोग 0.6% का ग्रोथ मान के चल रहे हैं। जो कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ है दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 0.3%, बट बिकॉज ऑफ द डॉलर स्ट्रेंथ थोड़ा क्रॉस करेंसी हेडविन रहेगा, मे बी 70 to 90 बेसिस पॉइंट, एंड इसके लिए ही डॉलर रेवेन्यू जो है वो शायद थोड़ा डिक्लाइन कर सकता है बाय 0.3%, सो दैट द नंबर कम्स क्लोजर टू $4,880 मिलियन, यही हम मान के चल रहे हैं। जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसको चल के ना कोई मेजर टेलविन है ना मेजर हेडविन है, तो स्टेडी रहेगा मार्जिन अराउंड 21.2 to 21.3%। जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है वो अराउंड 2% से जंप कर सकती है। हम प्रॉफिट फिगर 6,625 करोड़ मान के चल रहे हैं। डील विन की बात करें तो वो स्टेडी रहेगी, मे बी बिटवीन 2.5 to 3 बिलियन डॉलर इज व्हाट द स्ट्रीट इज एंटिसिपेटिंग। जो एक और बड़ी उम्मीद इन्फोसिस से है इस बार वो है गाइडेंस अपग्रेड की। उनका गाइडेंस अर्लियर 3.75 to 4.5% था कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ फॉर FY25। द स्ट्रीट इज एक्सपेक्टिंग कि अब वो 4 to 4.5% या 4 से 4.75% की ओर बढ़ सकता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट रहेगा इन्फोसिस को देखने के लिए। मार्जिन गाइडेंस 20 to 22% के बीच में मेंटेन रहेगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। ओवरऑल मैनेजमेंट कमेंट्री अबाउट जेन AI, अबाउट वेरियस जोग्राफीज, अबाउट वेरियस सेगमेंट्स, हेडकाउंट, अट्रिशन, डील विन्स, यही इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड वील वॉच आउट फॉर ऑल ऑफ दिस व्हेन द कंपनी डिलीवर्स द अर्निंग्स। ओके ठीक है, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया अनिशा, थैंक यू वेरी मच ये दोनों के दोनों नंबर्स बताने के लिए कि एक्चुअली में इन्फोसिस के और एलटीआई माइंट्री के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। स्नेहा, एक बार ज़रा दोनों शेयर्स आप टेक्निकली भी चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो आज ही बता दो, तो कल का कल भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आज ही हमको BTST करना है। अगर हाँ स्ट्रेंथ है तो हो सकता है कल गैप मिल जाए, तो हम आज भी ले सकते हैं। अगर हम दोनों भी काउंटर्स देखें तो एलटीआई माइंट्री में तो नहीं, बट इन्फोसिस मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आप देखें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, और कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो अभी तो 20 डेमा के ऊपर ही चल रहा है, और ऐसे मार्केट में कोई काउंट 20 डेमा के ऊपर चल रहा है दैट इज सेट टू बी वेरी गुड। मेरा मानना है कि इसके ओवरऑल जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर है पॉसिबिलिटी करके कि अप मूव कंटिन्यू हो सकता है। जो रिसेंटली जो 2000 के आसपास एक इमीडिएट हर्डल है, बट वो भी सरपास होने के चांसेस है। अगर किसी को लॉन्ग लेना है तो आप इधर 2000 की कॉल ऑप्शन बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। अगर किसी के ऑलरेडी लॉन्ग्स है तो आई वुड से करके कि यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 83 का, और वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के कोई भी अगर लॉन्ग लेकर चल रहे हैं तो उसमें बने रहते हैं।
इसके लेवल्स पर इस वक्त करीब 50 अंकों की मजबूती के साइंस निफ्टी में नजर आ रहे हैं। रियल एस्टेट स्टॉक में बजिंग मोमेंटम है और इनफैक्ट बाजार में जहां वॉलेटिलिटी है, हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से जो उनके रिकमेंडेशंस हैं वो इस कमजोर बाजार में, उतार चढ़ाव भरे बाजार में भी सही साबित होते हैं और इसी का प्रमाण है इंडियन होटल्स एंड चंबल फर्टिलाइजर। कल दोपहर 12 बजे हमारे साथ प्रशांत जुड़े थे, मार्केट एक्सपर्ट, और प्रशांत सावंत ने अपनी राय इंडियन होटल्स पर तब जब वो निचले स्तरों पर गिरा था तब दी थी। वहां से लेकर इस वक्त इंडियन होटल्स में अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड, आज दिन भर मजबूती दिखाने के बाद ट्रेंड जो है वो कुछ हद तक कह सकते हैं कि अपमूव की तरफ ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं बात इंडियन होटल्स की कर रही हूं और साथ ही चंबल फर्टिलाइजर, इस स्टॉक में भी कल जब निचले स्तरों पर ये ट्रेड कर रहा था तब प्रशांत सावंत ने अपनी राय दी थी और वो स्टॉक आज अच्छा एक्शन दिखा रहा है। इस बीच दिव्यानी इंटरनेशनल के चार्ट्स पर जतिन क्विकली आपसे राय जानना चाहेंगे। बस 4-4.5 मिनट बचे हैं बाजार क्लोज होने में। 9% की तेजी दिखाने के बाद इस वक्त भी करीब 6-7% के गेन्स हैं। 190 के लेवल्स, अच्छे नतीजों के अनुमान लगाए जा रहे हैं। देखिए, देवयानी इंटरनेशनल की बात करूँ तो हमें लगता है कहीं ना कहीं जो 200 के लेवल्स छुए थे इंट्राडे में, उसके बाद थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। इसके लिए अगर जो इंट्राडे में किनके है प्रॉफिट्स तो वो बांध ले। हमें लगता है कि 200 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो कोई बीटीएसटी करने की सलाह नहीं रहेगी, इसमें इंट्राडे में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो एक बार निकलने की चेष्टा करें। अंबर एंटरप्राइजेस और डिक्सन टेक्नोलॉजीज, दोनों स्टॉक्स पर क्विक राय स्नेहा आपसे जानना चाहेंगे। दोनों ही स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में दिख रहा है। अंबर एंटरप्राइज, जी अंबर एंटरप्राइज एंड डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ओके, सो अंबर एंटरप्राइज अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टॉक में थोड़ी सी करेक्शन दिखी है और पॉसिबिलिटी है करके कि जिस तरह की ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है, एक 6670 ये जोन एक सपोर्ट जोन है, उसको रिस्पेक्ट करता है। तो अगर आप देखें तो लॉन्ग साइड पे बने रह सकते हैं, या तो अगर किसी को फ्रेश ट्रेड लिया भी है तो आज का जो लो है उसी का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, दैट इज अराउंड 6760। अपसाइड में पोटेंशियल है कि ये स्टॉक तेजी करके आपको 7500 तक के लेवल्स दिखा सकता है। उसके अलावा जो दूसरा काउंटर आपने बताया डिक्सन, यहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर वाइज ये स्टॉक करेक्ट हुआ है, अपने 89 EMA के आसपास सपोर्ट लेके लास्ट 2 दिनों में, लाइक आज ऑलरेडी 3.5% से ज्यादा ऊपर है, कल भी तेजी दिखी है प्रिसाइसली 89 EMA से। तो देख के लग रहा है करके कि जो अपसाइड का मोमेंटम है वो एक्सटेंड हो सकता है एटलीस्ट टुवर्ड 17,700, ये लेवल देखने को मिल सकता है। एक क्विक राय जोमेटो पर जतिन आपसे जानना चाहेंगे। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में टॉप परफॉर्मिंग, 4% की मजबूती। देखिए, जोमेटो की अगर जो बात करूँ तो हमें लगता है कि ट्रेंड अभी भी वीक है। ये जो हमें काउंटर ट्रेंड पुल बैक देखने मिल रहा है वो आई थिंक 250-252 के जोन पे आके फिजल आउट हो सकता है, जहाँ पे उसका अर्ली चार्ट्स पे एक प्रीवियस स्विंग आई है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वीकनेस आ सकती है। अगर जो बीटीएसटी करना चाहते हैं तो 1 डे का एक ट्रेड ले सकते हैं खाली बीटीएसटी के लिए, लेकिन पोजिशनली अभी भी ट्रेंड वीक है। डन। अब हम जरा क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, आज मार्केट ने, मैं बोलूँगा, निराश किया है। आज बाजार के पास एक बेहतर मौका था फॉलो बाइंग का। फॉलो बाइंग हरे निशान में सिर्फ होना अलग बात है, कन्विक्शन के साथ हरे निशान में होना, लेवल्स को ब्रेक करना होना अलग बात है, ठीक है ना। काम करना अलग बात है, मन से काम करना अलग बात है। जब आप मन से काम करते हो तो आप उसको एंजॉय भी करते हो और उसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो मेरे को आज थोड़ा मार्केट का मन नहीं दिखा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आज इंडिया विक्स 15-15.25 के आसपास आ गया। अगर कल गैप मिलता है, गैप अप मिलता है तो फिर बहुत अच्छा हो सकता है। अगर गैप अप नहीं मिलता तो मार्केट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज उसका एक बेहतर मौका था, ट्रेड कल का पकड़ा हुआ था, आज ड्रॉ खींच सकता था, लेकिन आज वो मिस हुआ है, एक लेवल का मिस हुआ है। कल 3 बड़े नंबर्स होंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, LTI, इन्फोसिस, तो शायद हो सकता है मार्केट ने तीनों के नंबर्स का कंबाइंड रिएक्शन आपको थर्सडे और फ्राइडे को दे, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। और उसके बाद 20 तारीख को आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस भी संभाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी भी पेंडिंग है, ट्रिगर्स ख़त्म नहीं हुए हैं। ट्रिगर्स यानी कि बारूद अभी भी सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, मार्केट ऑलरेडी खासा खच भरा हुआ है शॉर्ट से। जब तक ये शॉर्ट्स बाहर नहीं जाएंगे बाजार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं ही चलेगा।
और इसके लिए सबसे आसान तरीका चेक करने का, देखने का, समझने का है, वो है ओपन इंटरेस्ट। 5.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट के साथ निफ्टी को खींचना बहुत मुश्किल काम है। 1.5 लाख ओपन इंटरेस्ट के साथ बैंक निफ्टी को खींचना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खबर आए तो है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी बता रही है कि बाजार चाहता है ऊपर आना, बट मार्केट को सपोर्ट पूरी तरह से नहीं मिल रहा। ये सपोर्ट लैग कहाँ पे कर रहा है? ये क्या बड़े शेयरों की वजह से सपोर्ट नहीं मिल रहा जो कि इंडेक्स मैनेजमेंट का काम करते हैं, या फिर ये ओवरऑल फंड्स की इन बेरुखी दिख रही है? तो मैं बोलूँगा बड़े शेयरों का तो सपोर्ट है, नहीं तो एडवांस डिक्लाइन रेशो इस तरह से ठीक नहीं होती। छोटे शेयर्स का भी सपोर्ट है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल्स की जो हॉट मनी है, जिसको हम एफआईज कहते हैं टिपिकली, उनकी बेरुखी अभी भी दिखेगी। आज शाम को जब नंबर आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ नंबर में कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी, वही एफआईज की कैश में बिकवाली होगी, ऑप्शंस में छोटी मोटी बाइंग होगी, यही नंबर आएगा। और 15-16% का लॉन्ग चल रहा है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हो रहा। 20 दिन हो गए इसी चीज़ को देखते देखते, तो इसलिए कुछ तो हो, नहीं तो ये बड़ा ही इरिटेटिंग मार्केट है, चल रहा नहीं, तोड़ते क्या बनता नहीं। स्नेहा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जतिन गेडिया, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और कल का कल फिर हम देखेंगे। मेरे को और मानसी को आप इजाज़त दे सकते हैं। कल की तैयारी, अगला कार्यक्रम है, उसको भी आप एंजॉय